जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है आज से, और वो हो रही है बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पे भारत अपने क्वाड पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ मिल के जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नेवल ड्रिल्स बेसिकली कर रहा है। और इसको फ्रांस जो है वो लीड कर रहा है। फ्रांस के कहने पे ये हो रही हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि क्वाड जिसको अमेरिकन्स ने और इंडियंस ने, जापानीज ने और ऑस्ट्रेलियंस ने प्लान किया, लेकिन फ्रांस यहाँ पे अपनी जो है वो जो अपना रोल चाहता है इंडो पैसिफिक के अंदर। फ्रांस अपना रोल क्यों चाहता है, मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और ये जो एक्सरसाइजेस हैं, नेवल एक्सरसाइजेस, इनका नाम है ला पेरोज। और ये 18वीं सदी में एक फ्रेंच नेवल ऑफिसर और एक्सप्लोरर थे, उनके नाम पे ये हो रही हैं। तो ये एक बड़ी इस एक्सरसाइजेस में बेसिकली तो फ्रांस लीड कर और बाकी इनके पार्टनर्स हैं, लेकिन बेसिकली मकसद क्या है इन सारी एक्सरसाइजेस का, और जो मकसद जो है वो समझने की जरूरत है। देखिए, बेसिकली 4 बड़े मकसद हैं इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, इन नेवल एक्सरसाइजेस में। और इंडिया, आपको पता है, इसमें एक सेंटर स्टेज लेके बैठा हुआ है, बिकॉज सारे के सारे जो वेस्टर्न, जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स है, वो सारे यहाँ आ गए हैं। पहली चीज जो मेन 4 प्रायोरिटीज है, उनमें पहली प्रायोरिटी ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी। और रीजनल स्टेबिलिटी आएगी थ्रू सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। जो दूसरी टॉप प्रायोरिटी है, जो इस नेवल ड्रिल का भी मकसद है, और वो है कि जी आपने फ्री एंड ओपन एक्सेस टू मैरीटाइम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसको प्रिजर्व करना है। और जो थर्ड प्रायोरिटी है वो है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी प्राइमरली ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ये जिन ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की बात होती है। जो चौथी प्रायोरिटी है वो है बेसिकली जो कैटास्ट्रॉफिक, जो क्लाइमेटिक इवेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि जो नेचर है वो भी जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। तो 4 बड़ी चीजें हैं बेसिकली जिनमें ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। और मुझे एजाज हासिल है, आई पर्सनली फाइंड इट वेरी प्राउड के लास्ट ईयर 2020 में फ्रांस के अंदर फ्रेंच मिलिट्री और फॉरेन ऑफिस ने एक बेसिकली अपना ब्लूप्रिंट दिया था, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेके पाकिस्तान तक लोग बुलाए हुए थे, पूरे खित्ते के लोग आए थे। और मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और जो हमने पेरिस में अटेंड की, जहां पे हमें बताया गया कि बेसिकली फ्रांस की मिलिट्री की क्या जो है वो उनका व्यू क्या है और उनका विजन क्या है। अब अगर देखा जाए, फ्रांस इस सारे अपरेटस को लीड तो कर रहा है, और फ्रांस अपने आप को एक कहता है कि जी वो मिड साइज पावर है। और फ्रांस क्यों कहता है ये, उसकी वजह यह है कि फ्रांस के वहां पे आइलैंड्स हैं। आपको बड़े कम लोगों को पता है कि फ्रांस जो है वो उसके आइलैंड्स हैं। फ्रांस के इंडियन ओशन में भी आइलैंड्स और पैसिफिक ओशन में भी आइलैंड है। और फ्रांस चाहता है कि अलॉन्ग विद इंडिया वो अपने एक जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, और खित्ते में अपना असर व सूख भी स्टैब्लिश कर सके। फ्रांस की ये जो एंट्री है इंडो पैसिफिक में, उसकी कुछ वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि जब आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का जमाना था, तो जो एक हम लफ्ज बोलते हैं आइडिएशनल लीडरशिप, वो जो नजरियाती लीडरशिप थी, उससे अमेरिका पीछे हट रहा था। तो फ्रांस ने सोचा दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू द रीजन। सेकेंड चीज ये है कि जो फ्रांस जो है वो समझता है कि हम इस खित्ते के पार्टनर हैं। फ्रांस समझता है कि हम इस खित्ते के पार्टनर हैं। वो क्यों? जैसे मैंने बताया कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन के अंदर, जिनके नाम है ग्लोरियस आइलैंड्स, टोमेलिन, स्कैटर्ड आइलैंड्स, रीयूनियन, करगुलन आइलैंड, और कुछ और सेंट पॉल आइलैंड्स हैं। इसी तरह फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज पैसिफिक ओशन में भी हैं, जिसमें न्यू कैलिडोनिया, फ्रेंच पोलिनेशिया और कुछ और हैं। सो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनके ऊपर फ्रांस का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है। और फ्रांस समझता है कि ये हमारे एक्टिव कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, जिनको जो रीजनल पावर्स हैं दे मस्ट रिस्पेक्ट देम, ये फ्रांस कहता है। और नॉर्मली बड़े कम लोगों को पता है। जब मैं फ्रांस गया और मैंने इस सारी प्रेजेंटेशंस को सबको समझा, तो आई केम टू नो कि ये तो फ्रांस की जो ये ओवरसीज टेरिटरीज हैं, ये बहुत बड़ा इशू है, और वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है। तकरीबन
फ्रांस के मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा सिटीज़न जो हैं वो इन टेरिटरीज़ में रहते हैं, और फ्रांस के बकौल तकरीबन 9 मिलियन किलोमीटर का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है वो फ्रांस कवर करता है। और फ्रांस की अपनी भी तकरीबन 40% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो यहाँ पे है, इस रीजन में है। सो फ्रांस को जारी बात है इंडिया की इस हवाले से जरूरत है। इंडिया क्योंकि ऑलरेडी क्वाड का मेंबर था और क्वाड में इंडिया की बड़ी अहमियत है। सो फ्रांस की अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो बहुत मजबूत है इंडिया के साथ, जिसको मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ कि फ्रांस इन नेवल ड्रिल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग जिसे आप कह लें कि रिलेशनशिप फ्रांस का बनता है। और ये जो रिलेशनशिप है इसको जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि फ्रांस ने और इंडिया ने किस तरह अपने आप को इतना करीब कर लिया है। एक तो जारी बात है कि 36 राफेल एयरक्राफ्ट की डील 2016 में हुई, फिर मार्च 2018 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ कि 6 जो यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स बने हैं जयपुर में। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एक साइट है जहां पे ये रिएक्टर्स बने हैं। इसके साथ साथ दोनों ममालिक की इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बहुत ज्यादा है, और दोनों ममालिक ने अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको अलाइन भी किया हुआ है। और अगर देखा जाए तो जो बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन है वो तकरीबन 12 बिलियन यूरो के हैं, 12 बिलियन यूरो के। और इसका जो टिल्ट है वो मोस्टली भारत के हक में है। और फ्रांस ये भी समझता है कि फ्रांस ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, तकरीबन कोई 540 सब्सिडरीज जो फ्रेंच कंपनीज हैं वो इस इंडिया में काम कर रही हैं, जो कि तकरीबन 3 लाख लोगों को जो है वो नौकरियां दे रही हैं। एंड अबव ऑल जो इंडिया का प्रोजेक्ट है कि स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम है, उसमें भी जो फ्रेंच कंपनीज है वो हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ एक मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं है, ये कल्चरल भी कोऑपरेशन है, ये साइंटिफिक कोऑपरेशन भी है, टेक्निकल कोऑपरेशन भी है। तकरीबन अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा जो फ्रेंच स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो फ्रांस में पढ़ रहे हैं। और इसी तरह आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन दोनों ममालिक का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था। और अदर देन दैट एक आपको पता है कि 2016 के अंदर एक नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल शो जो था वो भी इंडिया में हुआ था। और इसी तरह बोंजू इंडिया भी हुआ था एक 2017 में, और 2018 के शुरू में एक ये जो कल्चरल कोऑपरेशन जो था दोनों ममालिक के दरमियान हुआ था। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर समझने की है वो ये है कि दोनों ममालिक फ्रांस विद इंडिया काम कर रहा है, लेकिन फ्रांस जो है वो बाकी ममालिक को भी साथ लेके चलना चाह रहा है। सो एक तो ये जो ला पेरोज एक्सरसाइजेस हुई हैं, इससे पहले जो फ्रांस है वो इंडिया के साथ मिलके यूएई के साथ मिलके इस मंथ के आखिर में भी कुछ जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है। सो इट मींस के फ्रांस के बड़े जो पार्टनरशिप है वो इंडिया के साथ हमें नजर आ रही है। और ये पार्टनरशिप दिस इज नॉट जस्ट, वैसे तो ये 1998 से ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन इसकी बड़े इंटरेस्टिंग डायमेंशंस हैं। कुछ तो मैंने आपको डिस्कस किया कि सिर्फ मिलिट्री पार्टनरशिप नहीं है, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और सारा ये चीजें हैं। और अच्छा, अब फ्रांस चाहता है बेसिकली एंट्री, और फ्रांस क्वाड में एंट्री चाहता है, और फ्रांस इस रीजनल अपरेटस में एंट्री चाहता है। आपको याद होगा जो रिसेंटली एक G7 की मीटिंग हुई थी जिसमें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं एमानुएल मैक्रोन ने कहा था कि अमेरिका तो इंडो पैसिफिक में चला गया तो हमें किधर छोड़ के चला गया। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन। और उसके बाद अगर आपको याद हो कि जो क्वाड लीडर्स की जो मुलाकात, जो वर्चुअल मीटिंग 12 मार्च को हुई थी, उसके बाद यूएस डिफेंस सेक्रेटरी भी वहां पे चले गए, और अभी जो है वो जॉन कैरी साहब भी जा रहे हैं। सो ये एक इंडिया की प्रॉपर फुल मेन स्ट्रीमिंग है जो हो रही है। और गो के इंडियंस और फ्रेंच ये कह रहे हैं कि ये जो मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, और हम चाइना के लिए ही ये सब हो रहा है ऑब्वियसली, और तो कोई इसमें पार्ट है नहीं है जिसके लिए सारा हो रहा है। सो इंडिया ये समझता है कि दिस इज द राइट टाइम टू ये सारी सिचुएशन को कैश इन करने का। एक तो इंडिया डज हैव अ पोटेंशियल टू इंगेज, सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया जो है उसको चीजें दी जा रही हैं, उनके पास पोटेंशियल भी है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ सोसाइटी बहुत बड़ी है, इकोनॉमी भी फ्लरिश कर रही है, फिर वो ग्रो भी कर रहे हैं।
तो वो इनिशियली तो ये कहते हैं कि जो चाइना की इलीगल मैरीटाइम जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में, हम उनको देखेंगे। लेकिन ये भी एक डायमेंशन है कि इंडिया इन बड़े सारी पावर्स के साथ इंगेज करके, पर्टिकुलरली फ्रांस और क्वाड के साथ, तो अपना वो जो एक क्लाउट है उसको स्टैब्लिश कर रहा है। और ये जो बात हो रही है कि जी एशिया की नेटो की बात हो रही है, सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट के एशियन नेटो इज ऑन द वे। एशियन नेटो आ रही है। कैसे आती है, कितनी देर बाद आती है, उसकी क्या शक्ल होगी, ये देखने की जरूरत है। और ये कैसे ये बनेगी और इसका हेड कौन होगा, ये बाद में पता चलेगा। अच्छा, अब ला पेरोज जो है वो बेसिकली एडवांटेज देती है यूएस को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को और इंडिया को। लेकिन इससे हमें ये भी पता चलता है कि दोनों ममालिक ने जो रिसेंट मिलिट्री एग्रीमेंट्स किए, उनकी ऑन ग्राउंड भी मटीरियल एविडेंस मौजूद है। सो ये जो एक जैसे आप कह लें कि ये जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं, और इसमें जो फ्रांस है उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि एक अदर देन क्वाड, अदर देन इंडिया, फ्रांस अपनी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फ्रांस, ये तीनों मिलके अपना एक अलहदा ट्राइलैटरल मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ये, और उसकी मैं वजह बता दूं कि फ्रांस ने 2018 के अंदर एमनुअल मैक्रन ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां पे उन्होंने अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई थी। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा शाय भी है, क्योंकि उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो अमेरिका का बहुत ज्यादा है, और उधर से चाइना का भी इन्फ्लुएंस है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड ऑल दैट। इंडिया यहाँ पे ये है कि इंडिया ने अपने आप को ऑटोनोमस रखा हुआ है। जब इंडिया अपने आप को ऑटोनोमस रखता है तो इंडिया को एक टेक्निकल एडवांटेज मिल जाता है इस ऑटोनॉमी का, क्योंकि वो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट हर जगह से ले रहे हैं। और इस खित्ते में अगर किसी को जगह चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, तो वो भारत ही है जो सर्वाइवल देता है। सो ये जो एक इन्फ्लुएंस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। और मैं समझता हूं कि अगले आने वाले कुछ सालों में जिस तरह कोई 50 साल का ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप और जो एग्रीमेंट हुआ था पूरे यूरोप का और अमेरिका का, इस तरह का एक एग्रीमेंट जो है इस खित्ते में होने जा रहा है। और फ्रांस अपनी नेवल कैपेबिलिटी भी शो करना चाह रहा है। फ्रांस के पास जो एक न्यूक्लियर पावर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी इस खित्ते में मौजूद है। और फ्रांस क्वाड के साथ मिलके जो बाकी छोटे छोटे ममालिक हैं उनके साथ भी पार्टनरशिप बिल्ड करना चाह रहा है। गो के वो जितने इस खित्ते के ममालिक हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि हमें इंगेज किया जाए। और वो जो खित्ते के ममालिक हैं वो यही समझते हैं कि हम ये जो ग्लोबल पावर्स का कंपटीशन है इसमें नहीं आना चाहते, और वो समझते हैं कि हमें वी हैव टू वर्क ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ और शेयर डेस्टिनी पे काम करना चाहिए। और जो खित्ते के छोटे ममालिक हैं जैसे वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, और जो बाकी छोटे ममालिक हैं, इवन के जापान इटसेल्फ, आई स्पोक टू सम जापानीज आर्मी ऑफिसर्स इन पेरिस, और उन्होंने हमें कहा कि हमारा सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि वहां पे जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उसमें रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। सो जो फ्रेंच हैं वो उसमें भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो द रीजन इज कि रीजनल जो स्टेट्स हैं वो डिस्करेज करते हैं कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में मदद की जाए। और अगर हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आएंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। लेकिन यहाँ पे एक डेवलपमेंट ऐसी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान किस तरह अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर तो है, मगरब का रहा है, लेकिन अभी द वे थिंग्स आर चेंजिंग, हमने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपरली। वो इस तरह के हमें अब इंडो पैसिफिक की तरफ देखना है। मैंने रिसेंटली एक पेपर भी लिखा है विच इज इन अ प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन, एंड आई फोरसी कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे हुआ करते थे, so that was the time then we were part of the CETO, South East Asian Treaty Organization. तो वी यूज टू शेयर दैट एरिया, हम वहां पे जाया करते थे, उस खित्ते में हमारी थोड़ी बहुत वाकफियत थी। लेकिन उसके बाद फिर वो बांग्लादेश आया, बांग्लादेश ने अपना नाम भी बना लिया और हमने अपने आप को डी लिंक कर दिया एशिया पैसिफिक के उस सारे रीजन से। अभी हमें
हमारे अपनी एक ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी भी है पाकिस्तान की, जिसको हमें अगर प्रॉपर्ली मटीरियलाइज़ करना है। बाय द वे 2020 पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के नाम रखा था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली एज़ अ ईयर ऑफ ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, लेकिन उसकी वो नाम तो रख लेते हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉपर मैनिफेस्टेशन इन दी एंटायर वो जो सोसाइटी में, इंडस्ट्री में, या वो नज़र नहीं आती। पाकिस्तान का मैरीटाइम पोटेंशियल तो है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? या सिर्फ और सिर्फ हम इसको इसी में रखते हैं। पाकिस्तान की जो फिशिंग जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो $450 मिलियन है, जो कि कुछ भी नहीं है। इसको तकरीबन 2 ढाई 3 बिलियन डॉलर पे लेके जाया सकता है, अगर इसको प्रॉपर कमर्शियल लेवल पे इसको लेके जाया सके। और इसके अलावा पाकिस्तान और फ्रांस की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, हार्डवेयर फ्रांस से लिया हुआ है, लेकिन हमने फ्रांस से ताल्लुकात इसलिए ख़राब कर लिए क्योंकि हम ये मज़हबी चीज़ों में पड़ गए और इस्लामोफोबिया और इस तरह की बहस में हम पड़ गए। सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू लुक इनटू इट कि अगर फ्रांस जो है वो इंडिया के साथ तो एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन शेयर कर रहा है, तो हम जितने भी जो यूरोपियन और वेस्टर्न ममालिक हैं, पर्टिकुलरली नेटो, इनके साथ वन बाय वन एंगेज होने की ज़रूरत है। और एंड वी हैव टू ऑफर देम समथिंग, और वी कैन ऑफर। ऑल व्हाट वी नीड इज़ कि हमें ये जो अपनी अप्रोच है ना, लुकिंग इनवर्ड, इसको बंद करना पड़ेगा और हमें थोड़ा बाहर ग्लोबल सोचना पड़ेगा, अगर हम इस तरह की नेवल एक्सरसाइजेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस तरह इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे, एंड आई एम श्योर कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर क्वाड, and the countries like Pakistan and many others, they need to engage in it। और Indo-Pacific बहुत बड़ा है। अभी मैं रिसेंटली कैमरॉन मंटर को सुन रहा था, जो कि अमेरिका के फॉर्मर सफीर रहे हैं पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक की डेफिनेशंस डिफरेंट हैं, और वो कह रहे थे फ्रॉम वागा टू वेलिंगटन। सो इट इज स्टार्ट फ्रॉम लाहौर और गोज टिल जो है वो न्यूजीलैंड तक जाता है। ऑल व्हाट मैटर्स इज दैट हाउ वी प्रोजेक्ट पाकिस्तान एंड हाउ वी लुक इनटू इट। अदरवाइज दुनिया तो अपना इन्फ्लुएंस और चीजें कर ही रही है, लेकिन हमें स्ट्रेटेजिक सोचना है, ग्लोबल सोचना है, और उसके साथ साथ अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड करनी है।